बात बहुत पुरानी है। जब रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मदन लाल नाम का एक आदमी रहता था। उसे गांव में जो भी छोटा मोटा मेहनत मजदूरी का काम मिलता वो खुशी खुशी काम करके वो अपना और अपनी पत्नी सविता का पेट पालता था। अपनी गरीबी की वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही परेशान थे और इसी गरीबी की हालत में उनके यहाँ पर एक संतान ने जन्म लिया। उन्होंने अपने बेटे का नाम उपेंद्र मोहन रखा। जब उपेंद्र मोहन थोड़ा बड़ा हुआ तो मदन लाल की पत्नी अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, पहले तो हम दो थे, तब भी हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। भगवान की दया से अब हम 3 हो गए हैं, इसलिए मैंने एक बात सोची है। आज से खेत खलियान में मैं भी मजदूरी करने के लिए जाया करूंगी। मदन लाल अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मदन लाल कुछ दुखी हो गया। तब उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहने लगी, आप दुखी मत होइए जी, सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं और फिर हम दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों को एक समान ही चलना चाहिए, तभी तो यह गृहस्थी की गाड़ी अच्छी तरह से चल पाएगी। और फिर उस दिन के बाद से उसकी पत्नी भी लोगों के खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करती है। मदन लाल भी जीवन के संघर्ष में पीछे नहीं था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह उठकर मदन लाल अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, कल रात को मैंने एक सपना देखा और सपने में मेरे पिताजी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमें अपने बेटे उपेंद्र मोहन को अच्छी शिक्षा दिलवानी चाहिए, क्योंकि उसका शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। इसी से हमारे खानदान की गरीबी दूर हो पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी हमारी तरह अनपढ़ रह जाए और इसी गरीबी भरी जिंदगी से कभी बाहर ना निकल पाए। उसकी पत्नी ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा बेटा किसी अच्छे गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करे। आप मेरी मानिए तो ललितपुर में आचार्य शांतानंद जी के गुरुकुल में हम अपने बेटे उपेंद्र मोहन को शिक्षा ग्रहण करने के लिए छोड़ आते हैं। मदन लाल बोला, लेकिन भाग्यवान, एक समस्या है। ललितपुर यहाँ से काफी दूर है। साथ ही साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान भी कई तरह के खर्चे होंगे और इसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारी गरीबी के कारण हमारे पास इतना धन तो है ही नहीं कि हम अपने बेटे को गुरुकुल में ठीक से शिक्षा ग्रहण करवा सके। इसका एक उपाय हो सकता है। क्यों ना आप गांव के सेठ बंसीलाल के पास चले जाओ। ले देकर गांव में एक वही तो सेठ है जो लोगों को पैसे उधार देते हैं। आप उपेंद्र मोहन की शिक्षा के लिए उससे कुछ कर्ज ले लीजिए। मदन लाल ने कुछ हैरान होते हुए कहा, लेकिन भाग्यवान, बंसीलाल तो बहुत ही बेईमान आदमी है। वो हमेशा गरीबों का खून चूसता है। वो पैसे तो उधार देगा, लेकिन ब्याज बहुत ही ज्यादा लगाएगा। अगर समय पर उसके पैसे ना दिए तो वो बहुत ही बेरहम हो जाता है। ऐसे सेठ से कर्जा लेना मतलब अपनी जान को आफत में डालना है। उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जो कुछ भी हो, हमें अपने बेटे उपेंद्र मोहन की शिक्षा की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। मदन लाल बोला, लेकिन भाग्यवान, कर्ज लेने के लिए सेठ के पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा और हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी बोली, मैंने उसका भी उपाय सोच लिया है। आप सेठ के पास हमारे घर को गिरवी रख दीजिए। मदन लाल ने कहा, लेकिन भाग्यवान, हमारे पास ले देकर सर छुपाने के लिए बस यही तो एक आसरा है। भगवान ना करे अगर ये भी हमसे छीन गया तो हमारा क्या होगा। उसकी पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा, शुभ शुभ सोचिए जी, भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस तरह से अपनी पत्नी के समझाने बुझाने पर मदन लाल उसी दिन गांव के सेठ बंसी लाल के घर जा पहुंचा और कहने लगा, राम राम सेठ जी, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। मुझे अपने लिए कुछ कर्ज चाहिए था। लाला ने पूछा, किस लिए मदन लाल? मदन लाल ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे को शिक्षित बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे कुछ रकम की आवश्यकता है। बंसी लाल बोला,
मदन लाल, मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा, पर तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तुम्हारे पास ना खेत है ना खलियान। लाला जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ। ले देकर मेरे पास बस एक झोपड़ी है, मैं वो झोपड़ी आपके पास गिरवी रख दूंगा। सेठ सोचने लगा कि ये सौदा तो फायदे का सौदा है, क्योंकि ये मदन लाल इतना गरीब है कि कभी अपना कर्ज वापस नहीं लौटा पाएगा, और फिर इसकी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। ये सोचकर लाला ने कहा, ठीक है मदन लाल, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूं। मदन लाल इस बात पर राजी हो गया और फिर उन दोनों के बीच में एक लिखित समझौता हो गया। मदन लाल ने उस समझौते पर अपना अंगूठा लगा दिया। इसके बाद बंसी लाल ने कहा, मदन लाल, मैं तुम्हें पूरे 11 साल की मोहलत देता हूं। इन 11 सालों के अंदर अंदर अगर मेरा कर्जा नहीं उतार पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन दोनों मेरी हो जाएगी। मदन लाल ने कहा, मुझे आपकी बात मंजूर है साहब। और फिर लाला ने 100 चांदी के सिक्के मदन लाल को उधार दे दिए। मदन लाल अपने बेटे उपेंद्र मोहन को लेकर उसी दिन ललितपुर के लिए निकल गया। कुछ दिनों के सफर के बाद वो दोनों गुरुकुल में जा पहुंचे। तब मदन लाल ने आचार्य जी को प्रणाम किया। आचार्य जी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? मदन लाल ने कहा, गुरुजी, मैं रामगढ़ गांव से आया हूं। मेरा नाम मदन लाल है और ये मेरा बेटा उपेंद्र मोहन है। मैं अपने बेटे को आपके गुरुकुल से शिक्षा दिलवाना चाहता हूं। ये कहते हुए मदन लाल ने तुरंत चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक थैली गुरुजी के चरणों में रख दी और कहने लगा, गुरुजी, ये भेंट मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। ये चांदी के 100 सिक्के हैं। गुरुजी, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे बेटे को शिक्षा देने से आप इनकार मत कीजिएगा। ये देखकर आचार्य जी सोचने लगे, इसको निराश करना ठीक नहीं होगा। वो बोले, तुम चिंता मत करो मदन लाल, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य ही पढ़ाऊंगा। अब तुम्हारा बेटा अगले 11 साल के लिए हमारे गुरुकुल में ही रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूरी हो पाएगी। इसके बाद मदन लाल गुरुजी से आज्ञा लेकर और अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने गांव लौट गया। अब मदन लाल और उसकी पत्नी की दिनचर्या पहले की तरह से ही चलने लगी। दूसरी तरफ उनका बेटा उपेंद्र मोहन आचार्य जी के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। उपेंद्र मोहन पूरे मन लगाकर गुरुजी से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। 11 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 11 वर्षों बाद जब उपेंद्र मोहन की शिक्षा पूरी हो गई तो वो बड़ा हो चुका था। उपेंद्र मोहन के गुरुजी ने उससे कहा, उपेंद्र मोहन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। मुझे खुशी है कि मेरे सभी शिष्यों में तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। उपेंद्र मोहन ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, ये सब आपकी कृपा का परिणाम है, वरना मैं तो गांव का एक मामूली सा बालक था। और इसके बाद वो अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने गांव की तरफ लौट गया। लंबा सफर तय करने के बाद जब वो अपने गांव में पहुंचता है, अपने घर के नजदीक पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता घर के आंगन में ही खड़े। वो उपेंद्र मोहन को पहचान ही नहीं पाए। उपेंद्र मोहन ने आगे बढ़कर अपने पिता के पांव छू लिए तो उसके पिता बोले, अरे नौजवान, कौन हो तुम? पिताजी, मैं हूं आपका उपेंद्र मोहन। अपने बेटे को देखकर मदन लाल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? हाँ पिताजी, मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर आया हूं। उसी समय उपेंद्र मोहन की मां भी बाहर आ गई। अपने बेटे को देखकर उसकी मां भी बहुत खुश होती है। माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तब मदन लाल ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब हमारा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया। बस अब जल्दी से हमारे दिन बदलने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे अब जल्दी से कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। दूसरी तरफ गांव का सेठ बंसीलाल सोच रहा था कि अब तो 11 साल पूरे हो चुके हैं, जरा चलकर मदन लाल से अपने कर्ज वापसी की बात करनी चाहिए। बंसीलाल उसी समय तैयार होकर मदन लाल की झोपड़ी की तरफ चला गया। जब वो मदन लाल के घर पहुंचा तो वो वहां पर खड़े हुए नौजवान को देखकर सोचने लगता है कि मदन लाल का बेटा उपेंद्र मोहन अपनी शिक्षा पूरी करके घर वापस आ गया है। उसने उपेंद्र मोहन से कहा, बेटा उपेंद्र मोहन, कैसे हो? तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? उपेंद्र मोहन ने जवाब दिया
जी लाला जी, मैं कल ही वापस लौटा हूँ। कहिए, आपका कैसे आना हुआ? सेठ बोला। तुम्हारे पिता कहाँ पर है? लेकिन उपेंद्र मोहन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर सेठ के तेवर चढ़ गए और वो गुस्से में आकर बोला, तू बताता क्यों नहीं उपेंद्र मोहन कि तेरा बापू कहाँ पर है? उपेंद्र मोहन बोला, लाला जी, माँ तो मंदिर गई है और मेरे पिता इस वक्त स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। उपेंद्र मोहन की बात सुनकर लाला ने हैरानी से कहा, माँ मंदिर गई है ये तो समझ में आता है, लेकिन तेरा बापू स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गया है ये कैसे हो सकता है? कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मुझे तो लगा था कि गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया होगा, तू तो बहुत ही अक्लमंद होगा, लेकिन लगता है कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की वजह से तेरा दिमाग का संतुलन खराब हो गया है। भला कोई स्वर्ग का पानी कैसे रोक सकता है? खैर कोई बात नहीं, मुझे अभी थोड़ी जल्दी है क्योंकि मुझे अभी एक शव यात्रा में शामिल होने के लिए जाना है, वरना मैं यहीं पर रुककर तेरे बापू का इंतजार करता। उपेंद्र मोहन बोला, क्या कहा लाला? शव यात्रा? किसी जिंदा इंसान की या फिर किसी मरे हुए इंसान की? सेठ ने खींचते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि शव यात्रा एक मुर्दा इंसान की होती है, किसी जिंदा इंसान की नहीं। सच मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए तू ऐसी फिजूल और ऊट पटांग बातें कर रहा है। उपेंद्र मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, आप जिन बातों को फिजूल की बात बता रहे हैं, असल में उन बातों में एक बहुत ही गुण रहस्य छिपा हुआ है जो किसी अक्लमंद आदमी को ही समझ में आ सकता है। सेठ ने हैरान होते हुए कहा, क्या तेरी इन फिजूल की बातों में कोई गुण रहस्य छिपा है? भला वो कैसे? मुझे भी तो पता चले। उपेंद्र मोहन ने कहा, मैं आपको इन बातों का रहस्य बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके बदले में आपको हमारा कर्जा माफ करना होगा जो मेरे बापू ने लिया था। यह सुनकर बंसीलाल सोचने लगा कि यह लड़का जरूरत से ज्यादा ही चंट बन रहा है। अगर मैं इसको कर्जा माफ करने की बात कह दूं तो क्या ही फर्क पड़ता है। लाला ने तुरंत कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है, तेरी फिजूल की बातों में कोई रहस्य छिपा है तो ठीक है, तो मुझे वो रहस्य बता दे, मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। तब उपेंद्र मोहन ने कहा, लेकिन लाला, अगर बाद में तुम अपनी बात से पलट गए और मेरा कर्जा माफ ना किया तो? लाला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो बोला, ऐसी बात है तो फिर मैं इस धरती और इस आकाश को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ कि अगर तूने अपनी फिजूल की बातों का रहस्य मुझे समझा दिया तो मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। उपेंद्र मोहन बोला, लेकिन लाला जी, धरती और आकाश को साक्षी मानने का क्या फायदा? ये दोनों बोल तो सकते नहीं। अगर तुम किसी जीवित प्राणी को गवाह बना लो तो मैं आपकी बात मान लूंगा। लाला सोचने लगा, ये बीते भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं रखने देता, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। तभी सेठ की नजर वहीं पड़े पेड़ पर बैठी हुई एक तितली पर जा पड़ी। वो कहने लगा, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि अगर तूने मुझे अपनी बातों का रहस्य समझा दिया तो मैं तेरे पिता को दिया हुआ उधार माफ कर दूंगा। उपेंद्र मोहन ने कहा, ये हुई ना बात, तो लाला जी अब मेरी बात को अब ध्यान से सुनिए। मेरे बापू स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश में हमारे घर की छत से बारिश का पानी टपकता है। बापू इस समय छत पर ही है कि बापू स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। कहो, मैंने कुछ गलत कहा था? उसकी बात सुनकर सेठ कहने लगा, बात तो तेरी ठीक है, सचमुच तू बहुत तेज आदमी है। अब तू दूसरी बात का मतलब बता, ये भी तो समझा दे। तब उपेंद्र मोहन ने कहा, लाला जी, मैंने तुमसे ये पूछा था कि शव यात्रा किसकी है, जिंदा इंसान की या मुर्दा? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक वो जो ईमानदार और अच्छे काम करने वाले हैं, अपने अच्छे कर्मों की वजह से अपने मरने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। उनका शरीर तो मर जाता है, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों में उनकी यादें जिंदा रहती है। इसीलिए मैंने पूछा था कि शव यात्रा किसकी है, जिंदा इंसान की
दूसरी तरफ कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके कर्मों की वजह से लोग भुला देना ही बेहतर समझते हैं। इसीलिए मैंने पूछा था कि शव यात्रा किसकी है, मुर्दा इंसान की या जिंदा इंसान की। तो मेरा मतलब ये था कि मरने वाला अच्छे कर्म वाला करने वाला इंसान था या फिर कोई बुरा इंसान। उपेंद्र मोहन की बातें सुनकर लाला ने कहा, उपेंद्र मोहन, तू तो सचमुच बहुत ही अक्लमंद है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बंसी लाल को जाते हुए देखकर उपेंद्र मोहन सोचने लगा, लाला, आज तक तो तूने बहुत से भोले भाले और गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। अब तू देख कि तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब उसके माता पिता वापस लौटे तब उपेंद्र मोहन ने बताया कि सेठ बंसीलाल हमारे घर आया था। उसके पिता ने घबराते हुए कहा, अब क्या होगा बेटा, हमारे पास तो लाला का कर्ज वापस करने के लिए पैसे भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। 2-3 दिन के बाद बंसीलाल एक बार फिर से मदन लाल के घर पर आ धमका और उस दिन भी उपेंद्र मोहन ही घर पर था। उपेंद्र मोहन ने पूछा, लाला जी, आज आप कैसे आए? लाला ने कहा, अरे भाई, मैंने जो कर्जा दिया था वो मांगने के लिए आया हूँ। बताओ, कहाँ पर है तुम्हारा बापू? उपेंद्र मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, कौन सा कर्जा? वो कर्जा जो तुमने उस दिन माफ कर दिया था। उपेंद्र मोहन की बातें सुनकर लाला साफ मुकर गया और बोला, मैंने कर्जा माफ कर दिया? ये तो क्या कहता है उपेंद्र मोहन, तू झूठ बोल रहा है। उपेंद्र मोहन बोला, लाला जी, अपनी बात से पलटोगे नहीं, माफ करने का वचन दिया था ना, फिर कर्जा वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लाला ने उपेंद्र मोहन को धमकाते हुए कहा, उपेंद्र मोहन, मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ूंगा नहीं। मैं राजा के दरबार में तुम दोनों की शिकायत करूंगा। उपेंद्र मोहन ने हंसते हुए कहा, लाला जी, अपनी इच्छा भी पूरी कर लो। उसी दिन बंसीलाल गांव के राजा के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, दुहाई हो महाराज, मेरा न्याय कीजिए। महाराज, गांव के एक आदमी मदन लाल ने 11 साल पहले मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे और आज जब मैं अपना उधार वापस मांगने के लिए गया तो उसका मक्कार बेटा उधार वापस करने से साफ मना करता है। राजा ने उसी समय मदन लाल और उपेंद्र मोहन को अपने दरबार में बुलाया। मदन लाल, ये सब क्या मामला है? तब उपेंद्र मोहन बोला, क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन अपने पिता की तरफ से मैं पैरवी करना चाहता हूं। राजा ने पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं उपेंद्र मोहन हूँ। ये सच है कि 11 साल पहले मेरे पिता ने बंसी लाला से कर्ज लिया था। राजा ने कहा, तो फिर तुम उसका कर्जा वापस क्यों नहीं लौटाते? महाराज, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आज से 3-4 दिन पहले एकादशी के दिन जब बंसी लाला हमारे घर आए थे तो इन्होंने कर्ज माफ कर देने का वचन दिया था, तो फिर कर्ज वापस करने का तो सवाल ही नहीं रहता। तभी बीच में बंसी लाला बोल पड़ा, ये झूठ है महाराज, मैं ना तो कभी इसके घर गया और ना ही मैंने कभी इसका कर्जा माफ करने का वचन दिया। राजा ने पूछा, उपेंद्र मोहन, क्या तुम्हारे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है? इसके बाद उपेंद्र मोहन ने महाराज को उस दिन की सारी घटना विस्तार से बता दी। राजा बोला, अच्छा, तो फिर क्या एक तितली तुम्हारी गवाह है? उपेंद्र मोहन ने कहा, हाँ महाराज, बंसी लाला ने एक तितली को गवाह बनाकर उसके सामने हमारा उधार माफ करने का वचन दिया था। राजा बोला, देखो उपेंद्र मोहन, ये कोई तुम्हारे गांव की पंचायत नहीं है, बल्कि राज दरबार है। यहाँ पर ऐसी मन घड़त बातें नहीं चलेंगी। उपेंद्र मोहन बोला, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैं कोई मन गणतलों को गवाह बनाकर उधार माफ करने का वचन दिया था। ये सुनते ही बंसी लाला क्रोधित होकर कहने लगा, अरे महाराज, ये लड़का सरासर झूठ बोलता है। जब मैं इसके घर पर गया था तो तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि एक पेड़ पर बैठी थी। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, बंसी लाला, अभी कुछ देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम ना तो मदन लाल के घर गए और ना ही
इसको कर्जा माफ करने का कोई वचन दिया, लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि जब तुम इसके घर गए तो तितली तुम्हारी नाक पर नहीं बल्कि पेड़ पर थी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तुम झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब उपेंद्र मोहन ने तुम्हारे मुंह से सच उगलवा ही लिया। बंसी लाला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, जिस उपेंद्र मोहन को मैं मूर्ख समझ रहा था, इसने अपनी बातों में उलझाकर मुझसे सच्चाई उगलवा ली। उसने बातों को स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ उपेंद्र मोहन सोच रहा था कि बंसी लाला, आखिरकार तुम मेरे शब्दों के जाल में फंस ही गए। राजा ने कहा, बंसी लाला, तुम्हारी बात से सिद्ध होता है कि उपेंद्र मोहन ने जो भी कहा वो सब कुछ सच है। और अब तुम सच सच बता दो कि तुमने उपेंद्र मोहन को कितना कर्ज दिया था, वरना झूठ बोलने की सजा तुम जानते ही हो। राजा की बात सुनकर सेठ घबरा गया और कहने लगा, महाराज, सच्चाई तो ये है कि मैंने मदन लाल को 100 चांदी के सिक्के दिए थे। राजा बोला, लेकिन तुम तो 500 सिक्कों की फरियाद लेकर आए थे। महाराज, वो मुझसे गलती हो गई, मैं 100 की जगह 500 सिक्के बोल गया। राजा बोला, मैं समझ गया लाला, ये सब कुछ तुमने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था। मेरा आदेश है कि तुम्हें अपना वचन निभाते हुए उपेंद्र मोहन के पिता का कर्जा माफ करना होगा। सेठ बेचारा मरता क्या ना करता, बोल दिया, जी हुजूर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। असल में उपेंद्र मोहन ने ही जाल ही ऐसा बिछाया था कि सेठ को उस पे फंसना ही था। इसके बाद राजा ने कहा, देखो बंसीलाल, बहुत दिनों से मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने वाला था, पर मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में था और आज मुझे वो मौका मिल ही गया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपनी हरकतों को छोड़ दो और गरीबों का खून चूसना भी छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बंसी लाला ने कांपते हुए कहा, जी 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 जी, जी महाराज, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। राजा ने आगे कहा, देखो लाला, मैं ये नहीं कहता कि तुम धंधा करना छोड़ दो, धंधा करो, लेकिन ईमानदारी से करो। बंसी लाला बोला, महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं बेईमानी का कोई काम नहीं करूंगा, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना महाजनी का धंधा करूंगा। और फिर बंसी लाला मुंह लटका कर वहां से चला गया। उपेंद्र मोहन, सचमुच तुम एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार आदमी हो। मुझे अपने दरबार में तुम्हारे जैसे अक्लमंद और शिक्षित आदमी की जरूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे दरबार में नौकरी कर लो। महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और फिर उपेंद्र मोहन ने राजा के दरबार में नौकरी कर ली। अब उपेंद्र मोहन के परिवार की गरीबी दूर हो चुकी थी।